हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यूनिट 6 के लेक्चर नंबर 3 तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है भाई, आज तीसरे लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो अम्लीय मृदा थी उसका सुधार हम किस तरीके से करेंगे। तो टॉपिक आप हेडिंग लगा लो, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हम हेडिंग लगा लेते हैं अम्लीय मृदाओं का सुधार। ठीक है, एक सेकेंड। टॉपिक है आपका अम्लीय मृदाओं में सुधार, अम्लीय मृदाओं का सुधार। ठीक है, इस चैप्टर में पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, आप में लिख लो, आप अगर आपकी बुक में मिसप्रिंट है तो इस चीज को सही कर लो। ठीक है, अम्लीय मृदाओं का सुधार किस तरीके से करेंगे देखना भाई। देखो, अब आपकी मिट्टी कैसी हो चुकी है, अम्लीय, तो उसमें सुधार करने के लिए आपको क्षार डालना पड़ेगा भाई। अगर आपको अम्लीयता घटानी है तो उसमें थोड़ा सा आपको क्षार मिलाना पड़ेगा, और क्षार मिलाओगे, और क्षार का काम कौन करता है, चूना पदार्थ। चूना युक्त जितने भी पदार्थ हैं वो उसमें कैल्शियम होता है, तो वो किसका काम करेगा, क्षार का काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए हम अम्लीय मृदा के अंदर चूना मिलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे क्या बोला है इसने कि चूना पदार्थ जो है वो चूना का 10% से अधिक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यानी जो चूना पदार्थ है वो चूना का 10% से ज्यादा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है। ठीक है, आगे देखो, कुछ कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स भी होते हैं, इसमें कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स भी होते हैं। ठीक है, और अल्प मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अल्प मात्रा में CaO, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, या CaOH का होल ट्वाइस, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी होता है। ठीक है, अब देखो, मुख्य जो चूना पदार्थ है वो निम्नलिखित है। आपसे पूछ ले कि चूना पदार्थों के नाम दीजिए, कोई 4 चूना पदार्थों के नाम दीजिए, या आपको सारी चूना पदार्थों के वो नाम पूछ ले, तो पहला वाला है आपका कैल्शियम चूना। पहला वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है, कैल्शियम चूना। आप लिख लेना भाई हिंदी में, कैल्शियम चूना। ठीक है, पहले वाला जो चूना है वो कौन सा है, कैल्शियम चूना। और कैल्शियम चूना फॉर्मूला आपको पता ही है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, देखो पहले की हेडिंग हो गई। अब आपसे पूछेगा कि यह पिसा हुआ चूना पत्थर है और इसमें कैल्शियम की मात्रा जो है वो मैग्नीशियम से ज्यादा होती है। ठीक है, अगला जो आपको फॉर्मूला है वो एग्जाम में पूछ सकता है, मेरी तरफ से आप इसको इंपॉर्टेंट लगाओगे। आपसे पूछ ले डोलोमाइट का सूत्र बताइए, क्या पूछ ले, डोलोमाइट का सूत्र बताइए। ठीक है, तो आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हो। एक तो जो बुक ने लिख रखा है CaMg CO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स हैं। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले तो क्या लिख लो, कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर पॉइंट लगा के क्या लिख लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये भी सूत्र किसका है, डोलोमाइट का है। ठीक है, देख लो CO3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, इस वजह से हमने CO3 का क्या लगा दिया है, होल ट्वाइस लगा दिया। तो डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, CaMg CO3 का होल ट्वाइस, या CaCO3 और MgCO3। समझ गए बात को। ये भी क्या है भाई, आपका एक चूना पदार्थ है। ठीक है, इसमें क्या लिख रखा है कि मैग्नीशियम की प्रचुरता वाले पिसा चूना पत्थर से ये बनता है। ठीक है, अगला कौन सा है, तीसरा क्विकलाइम और CaO। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। इसको क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना। मैं आपको बोल रहा हूं बिना बुझा चूना। अगर आपसे पूछे बिना बुझे चूने का सूत्र लिखो, तो बिना बुझा चूना, इसका सूत्र क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। खासकर याद रखो भाई, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। एक है बुझा हुआ चूना और एक है बिना बुझा चूना। तो बिना बुझे चूने में पानी नहीं आएगा, मतलब कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। अरे पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O। समझ रहे हो बात को। तो बिना बुझाए तो कोई पानी नहीं आएगा, और जब पानी डाल के बुझा दोगे तो हाइड्रोजन आपका आ जाएगा। समझ गए, यानी बिना बुझे चूने में फॉर्मूला होगा CaO। इसको और क्या बोलते हैं, इसको क्विकलाइम भी बोलते हैं। इंग्लिश में आप देखोगे तो क्या लिख रखा है भाई, क्विकलाइम। ठीक है, तो या तो आप बोल दो इसको बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, या आप इसको क्या बोल दो, क्विकलाइम। ठीक है, यह जला हुआ चूना होता है, या आप इसको और क्या बोल सकते हो, जला हुआ चूना है, यानी जिसको अभी बुझाया नहीं है, बिना बुझा हुआ चूना है। यह जला हुआ चूना है। चूने के पत्थर को जलाने पर CO2 निकल जाती है और CaO बचा रहता है। ठीक है, कैल्शियम आपका क्या होता है भाई, कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हम इसको जलाते हैं तो जलाने पर क्या होगा, CO2 गैस निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, तो 2 ऑक्सीजन निकल गई, 1 कार्बन निकल गया, बचेगा क्या, CaO, यही तो बचेगा। तो इसी को हमने क्या बोला है, बिना बुझा चूना। ठीक है, समझ गए बात को। आगे देखते हैं, अब अगला फॉर्मूला है बुझा हुआ चूना। अगला क्या है, बुझा हुआ चूना, यानी चूने पर आपने क्या डाल दिया है, पानी। तो पानी डालते ही हाइड्रोजन आ जाएगा, और बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको ही क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। हाइड्रोजन आ गया, पानी डालोगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखोगे, CaOH का होल ट्वाइस।
अगली बात करते हैं 5वें नंबर की, और 5वें नंबर पर क्या है आपका मार्ल। 5वें नंबर पर क्या है मार्ल, ठीक है। और मार्ल का फॉर्मूला क्या है, वही कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। CaCO3 अंतर क्या है इसकी डेफिनेशन में पढ़ो। ये कैसा होता है भाई, कोमल और भुरभुरा कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर आपसे बोल दे कि कोमल और भुरभुरे कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं तो आप बोलोगे मार्ल, ठीक है। अगला है खड़िया, या जिसको चौक भी आप बोलते हो, ठीक है ना। तो चौक भी किससे बना हुआ होता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बना होता है, ठीक है। अगला क्या है, ब्लास्ट फ्यूरेंस स्लैग, ठीक है। झोंका भट्टी धातुमल, इसको आप और क्या बोल सकते हो, जो झोंका भट्टी धातुमल एक प्रोसेस होता है, उसमें जो आपका स्लैग निकलता है, जो धातुमल निकलता है, वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, या मैं कहूं कि कैल्शियम का सिलिकेट्स होता है, ठीक है ना। जैसे आपको फॉर्मूले दे रखे हैं CaSiO3 और CaSiO4, ठीक है। तो धातुमल टाइप का ये निकलता है। क्या होता है, इसकी पूरी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोला मैंने, हिंदी में क्या लिखोगे, झोंका भट्टी धातुमल। मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, चलो 7वां पॉइंट हिंदी में क्या है ये भाई, झोंका भट्टी धातुमल। झोंका भट्टी धातुमल, ठीक है। अगर आपके में मिसप्रिंटिंग है तो आप इसको सही कर लेना, झोंका भट्टी धातुमल। 7वां पॉइंट, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, यह आयरन उद्योग का एक उत्पाद है। आयरन के उद्योग में ये उत्पाद के तौर पर मिलता है। कुछ धातुमल में फास्फोरस तथा कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। यह उत्पाद क्षारीय धातुमल कहलाता है। और झोंका भट्टी धातुमल का दूसरा नाम भी आपको मिल गया, क्या है दूसरा नाम, क्षारीय धातुमल, ठीक है। तो इन सारी बातों को 7 आपके जो चूना पत्थर के जो प्रकार हैं उनको आप याद रखोगे, पूछा जा सकता है भाई एग्जाम के अंदर। अगला देखो, अगला क्या है, चेंज ऑफ लाइम एडेड टू द एसिडिक सॉइल, यानी अम्लीय मृदा में चूना मिलाने पर परिवर्तन, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, हिंदी में लिख लो, क्या लिखोगे, अम्लीय मृदा में चूना मिलाने पर जो परिवर्तन है, चूना मिलाने पर परिवर्तन, ठीक है। समझ गए बात को। तो अम्लीय मृदा में जब आपने चूना मिलाया तो क्या क्या परिवर्तन हुए उनको आपको बताना है, ठीक है। पहला देखो भाई, पहला क्या बोला है कि मृदा परीक्षण के आधार पर आवश्यक चूने को सही प्रकार से पीसकर मृदा की ऊपरी सतह में बिखेर देना चाहिए। जितना आपको चूना चाहिए तो आपको क्या करो, पहले चूने को बारीक पीसो, पीसने के बाद आप क्या करो, उसको खेत में आप उसको बिखेर दो, ठीक है। आगे क्या बोला है, वैसे तो चूने का प्रयोग कभी भी किया जा सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए फसल की बुवाई से कुछ सप्ताह पूर्व खेत में मिलाने से अधिक लाभ मिलता है। कहने का मतलब, जब आप फसल की बुवाई कर रहे हो, जब आप बीज को रोप रहे हो, बो रहे हो, तो आपको क्या करना है कि उसके कुछ सप्ताह पूर्व, जैसे हमको बोना है 15 दिन बाद, तो हम उसके 2-3 सप्ताह पूर्व क्या करेंगे, खेत में अच्छे तरीके से हम क्या मिला देंगे भाई, चूना मिला देंगे, ठीक है। आगे देखो, और इसके लिए एक कंडीशन और आपकी होनी जरूरी है कि खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी का होना आवश्यक है, यानी खेत में आपका मॉइस्चर होना चाहिए, पानी होना चाहिए। खेत में पर्याप्त पानी की मात्रा हो, फिर आप उसमें जब बुवाई आप कर रहे हो उससे 2 सप्ताह पहले, यानी 15-20 दिन पहले आप क्या मिला दो, उसके अंदर चूना मिला दो, तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, आपकी अम्लीय मृदा में सुधार जल्दी होगा, ठीक है। आगे क्या बोला है कि साधारणतः प्रत्येक 5 वर्ष के बाद मृदा परीक्षण करके चूने का प्रयोग करते हैं। साधारणतः क्या होता है, प्रति 5 वर्ष में हम परीक्षण करते हैं मिट्टी का, और अगर अम्लीय होती है तो फिर हम उसमें चूना मिलाते हैं, ठीक है। मृदा में चूना मिलाने पर 2 प्रकार से परिवर्तन होते हैं। जब आप मिट्टी के अंदर चूना मिलाओगे तो मिट्टी के अंदर कितने परिवर्तन होंगे, 2 तरीके के परिवर्तन होंगे। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, चलिए देखते हैं, देखना। पहला पॉइंट देखो, रिएक्शन विद CO2, यानी CO2 से अभिक्रिया। आप इसमें पहले पॉइंट में क्या लिखोगे, CO2 से क्रिया, ठीक है। पहला पॉइंट आप हिंदी में लिख लेना, CO2 से क्रिया, ठीक है। देखो भाई, अब इस पॉइंट में क्या है, CO2 के साथ रिएक्शन होगी। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं इधर साइड में, अच्छे से आपको दिखेगा। देखो, जब चूना किसी भी रूप में उपस्थित हो, किसी भी रूप का मतलब चाहे वो ऑक्साइड हो, चाहे वो आपका हाइड्रोक्साइड हो, या आपका क्या हो भाई, कार्बोनेट्स हो। अगर ऑक्साइड होगा तो मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला आएगा, CaO, और CaO हम किसको बोलते हैं, बिना बुझा चूना या क्विक लाइम, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। या आपके कार्बोनेट्स के तौर पर हो, कार्बोनेट्स के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट आपका हो, किसी भी रूप में आपका चूना हो,
जब इसको अम्लीय मृदा में मिलाते हैं तो ये CO2 से अभिक्रिया करके बाइकार्बोनेट्स में बदल जाता है। ठीक है, किससे अभिक्रिया करता है? CO2 से, और बाइकार्बोनेट्स में बदल जाता है। देखते हैं किस तरीके की रिएक्शन होती है, और बाइकार्बोनेट्स में बदल जाने से क्या होगा, जो अम्लीयता है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। समझना भाई कैसे कम हो जाती है। रिएक्शन देखो पहले ध्यान से नीचे, पहली वाली रिएक्शन, CaO ने H2O से अभिक्रिया करी, क्या बनाया इसने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। क्या बनाया भाई? CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। बैलेंस हो रही है दोनों तरफ, यहां भी कैल्शियम एक है, यहां भी कैल्शियम एक है। यहां ऑक्सीजन कितने हैं? एक और एक, 2 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यानी 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। OH का होल ट्वाइस का मतलब क्या है? 2 हाइड्रोजन है, और यहां पर 2 ही क्या है? ऑक्सीजन है। समझ के बात को? तो रिएक्शन दोनों तरफ बैलेंस है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, ये किससे रिएक्शन करेगा भाई? ये कार्बोनिक एसिड से रिएक्शन करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो CO2 रिलीज होती है मिट्टी के अंदर, वो पानी से रिएक्शन करके क्या बनाती है भाई? कार्बोनिक एसिड बनाती है। तो अब ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, ये इस कार्बोनिक एसिड से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड से रिएक्शन करी, और एसिड को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स में। इसका नाम लिख लेना नीचे, एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया भाई? कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। तो आपको पता है कि अगर एसिड रहता अकेला तो वो क्या देता? H+ आयन देता, और H+ आयन देता तो मिट्टी को कैसी बनाता? अम्लीय बनाता। लेकिन यहां पर जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, उसने अम्ल से रिएक्शन करके उसको किस में परिवर्तित कर दिया भाई? कैल्शियम बाइकार्बोनेट में परिवर्तित कर दिया, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में उसको परिवर्तित कर दिया। इस तरीके से भी आप कह सकते हो। तो कहने का मतलब एसिड को परिवर्तित कर दिया, तो अब एसिड आपका बचा नहीं, तो वो H+ आयन दे नहीं पाएगा, और आपकी मिट्टी अम्लीय नहीं होगी। अम्लीयता कैसी हो जाएगी? कम। और अम्लीयता कम हो जाएगी तो आपकी मिट्टी धीरे धीरे उदासीनता की तरफ आने लगेगी। भाई अम्लीय मृदा है तो pH मान कम है। अब जैसे जैसे अम्लीयता कम हो रही है, वैसे वैसे pH बढ़ेगा, और pH बढ़ेगा और कहां तक आएगा? आपका उदासीन मृदा तक आएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप मिट्टी को कैसी बनाना चाहते हो भाई? उदासीन बनाना चाहते हो। अभी मिट्टी आपकी कैसी है? अभी मिट्टी आपकी अम्लीय है। ठीक है, समझ गए बात को? और अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अलावा अगर आपका कैल्शियम कार्बोनेट आए, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी आपका किससे रिएक्शन करता है? किससे रिएक्शन करता है भाई? आपका कार्बोनिक अम्ल से, और इसको किस में बदल देता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स में बदल देता है। यहां साइड प्रोडक्ट के तौर पर वाटर निकलता है, और यहां पर साइड प्रोडक्ट के तौर पर कुछ भी आपका नहीं निकलता है। रिएक्शन बैलेंस करना चाहते हो आप, आराम से आप बैलेंस कर सकते हो। बताओ मुझे, इधर कितने कैल्शियम है? एक ही है। इधर भी कितना कैल्शियम है? एक ही है। आपके यहाँ पर CO3 और CO3 कितनी बार हैं? 2 बार हैं। एक तो इसमें आ रहा है CO3, एक इसमें आ रहा है CO3। तो देख लो यहाँ पर CO3 का क्या लगा रखा है? होल ट्वाइस। साथ में आपका हाइड्रोजन का भी होल ट्वाइस लगा रखा है, यानी हाइड्रोजन भी कितने हैं आपके पास? हाइड्रोजन भी कितने हैं भाई? आपके पास 2 हैं। तो यहाँ देख लो आपके पास 2 हाइड्रोजन है, इधर H2, तो इधर भी कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, H2। समझ गए बात को? चलो अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखना भाई, अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं अपन। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट देखो, मृदा कॉलॉइड्स के साथ अभिक्रिया। ठीक है ना, रिएक्शन विद सॉइल कॉलॉइड। आप हिंदी में लिख लो, मृदा कॉलॉइड से क्रिया। मृदा कॉलॉइड से अभिक्रिया या क्रिया। ठीक है, रिएक्शन विद सॉइल कॉलॉइड्स। ठीक है ना, देखो भाई, मृदा में चूना मिलाने पर कैल्शियम आयन, एक सेकेंड, मृदा में चूना मिलाने पर कैल्शियम आयन कहां गया? आ गया भाई। मृदा में मिलाने पर आपके, जब मृदा में आप चूना मिलाते हो, जो कैल्शियम 2+ आयन है वो क्या होंगे? आपके जो H+ आयन है उनको प्रतिस्थापित कर देंगे। यानी जो मिट्टी के ऊपर, मिट्टी अम्लीय है तो उसके ऊपर कौन से आयन जमा होंगे? H+ आयन जमा होंगे। और ये कैल्शियम जो आपका चूना में उपस्थित है, ये क्या करेगा? उन H+ आयनों को प्रतिस्थापित कर देगा, और H+ आयनों की जगह खुद आके बैठ जाएगा। ठीक है ना, यानी H+ आयनों को भगाया, चलो भागो तुम, और इसके ऊपर आके बैठ जाएगा पुचुक से कौन सा? कैल्शियम 2+ आयन। समझ के बात को? देखना भाई, कोलॉइडी कणों पर अधिशोषित होकर H+ आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। वही बात आ गई, जिससे अम्लीयता कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है, जैसा कि निम्नलिखित समीकरणों में दर्शाया गया है। अब ये समीकरण बहुत ही आसान है, आसानी से समझ में आएंगे, बने रहना। ठीक है, साथ में देखो भाई, पहले इक्वेशन को देखो, यहां देखना, पहले समीकरण को देखो, पहला वाला। ठीक है, आपने क्या मिलाया? चूना। चूने में क्या होगा भाई? कैल्शियम होगा, और यहां पर चूने का पदार्थ कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, यहां पर देखो, अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ूं, एक सेकंड पहले इधर देखना, अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिसोसिएट करूं तो आपको पता है एक तो क्या बनेगा? कैल्शियम 2+ आयन बनेगा, और 2 हमारे पास क्या बनेंगे? OH- आयन बनेंगे। यही बनेगा।
कहने का मतलब एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमेशा Ca2+ आयन बनेगा, तो 2+ के जमा होंगे तो हटेंगे भी कितने, 2+ के हटेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि 2+ के अगर आयन आएंगे तो 2+ के आपके हटेंगे। यानी अगर यहां से एक कैल्शियम 2+ आएगा तो यहां से हटना भी कितनों को पड़ेगा, 2+ को हटना पड़ेगा। और एक हाइड्रोजन के ऊपर 1+ होता है तो कहने का मतलब 2H+ यहां से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो यहां पर आके ऊपर से कौन बैठ गया, क्ले के ऊपर, सॉइल क्ले के ऊपर आके कौन बैठ गया, कैल्शियम, और दोनों हाइड्रोजनों को यहां से प्रतिस्थापित किया। अब ये जो दोनों H+ आयन है ये किससे संयोग होंगे, 2OH- से। भाई यहां से क्या निकले, 2H+ आयन निकले। ठीक है, और हमारे पास ऑलरेडी क्या थे, 2OH- थे, तो H+ OH- के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, पानी का अणु बना लेगा। तो एक और एक यहां से कितने पानी के अणु मिलेंगे आपको, 2 पानी के अणु मिलेंगे। तो देखो पूरी रिएक्शन में आपको ओवरऑल यही लिख रखा है कि यहां से कैल्शियम आयन इसके ऊपर प्रतिस्थापित हुआ, यहां से दोनों हाइड्रोजनों को प्रतिस्थापित किया और दोनों हाइड्रोजन OH- से मिलकर 2 मॉलिक्यूल बना लिए किसके, जल के। समझ गए बात को। अगली रिएक्शन देखो, अब अगली रिएक्शन में आपको पता है कौन आ गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगली रिएक्शन में कौन आ गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये रहा भाई, या इसको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब यहां से वो ही आपका क्या आएगा, एक कैल्शियम आएगा, तो एक कैल्शियम आएगा तो 2H+ को ये प्रतिस्थापित कर देगा। तो देखो क्ले के ऊपर आके बैठ गया कौन, कैल्शियम 2+, 2H+ आयनों को प्रतिस्थापित किया। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, H+ आयन को क्या चाहिए भाई, OH- आयन चाहिए, तो 2H+ आयन 2OH- आयन को लेकर क्या बना लेगा, 2 जल के अणु। और आपको पता है यहां पर CO3 भी है, तो वहां से एक एक ऑक्सीजन तो चला गया। ठीक है ना, और कार्बन और CO2 वहां पर आपका रह गया। ठीक है, हाइड्रोजन रह गया था और ऑक्सीजन वो तो आपके पानी के अंदर चले गए। अब क्या बच गया, CO2 बच गया। तो यहां पर कितने CO2 के अणु निकल जाएंगे, 2 निकल जाएंगे। ठीक है, दोबारा से रिएक्शन देख लो, बैलेंस कर लो भाई। ठीक है, देखो एक बार यहां पर आपका हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2 है ना हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन यहां से मिले आपको, तो ओवरऑल कितने हाइड्रोजन है आपके पास, 4 है। ठीक है, तो अब एक बार जल के अणु में भी देख लो, 2H2, इसका मतलब 2 दूनी हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 4 है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन यहाँ पे मुझे बताओ कितने हैं, 3 का गुणा 2 से करोगे तो 3 दूनी कितनी हो जाएंगी ऑक्सीजन, 3 दूनी कितनी ऑक्सीजन हो जाएंगी, 6। और यहां भी देख लो भाई, 2 तो पानी के अंदर है ऑक्सीजन, और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन यहाँ है CO2 के अंदर। ठीक है, तो 6 ऑक्सीजन हो गई, 4 और 2। कार्बन कितने आपके पास, आप बोलोगे कि सर CO3 का होल्टवाइज लगा रखा है SCO3 का, तो कार्बन यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ भी कितने कार्बन है भाई, यहाँ भी कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 2 कार्बन। ठीक है, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस है। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो, देखना भाई अगली रिएक्शन को। अगली रिएक्शन आपकी हो रही है किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है भाई, किसके साथ हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, CaCO3 के साथ हो रही है। ठीक है, इस रिएक्शन को देखो, वो ही हाल क्या होगा, कैल्शियम आयन आपका आएगा और 2H+ आयनों को प्रतिस्थापित करेगा। तो एक कैल्शियम आता है तो 2H+ आपके जाते हैं, एक कैल्शियम आया 2H+ आपके गए। दोनों H+ क्या करेंगे, यहां से एक ऑक्सीजन लेंगे, CO3 में से एक ऑक्सीजन लिया तो क्या बना देंगे, एक जल का अणु। अब CO3 में से एक ऑक्सीजन चला गया तो वहां पर कितनी ऑक्सीजन रहेगी, 2 ऑक्सीजन रहेगी, यानी CO2 निकल जाएगा। ठीक है, ये कहानी होगी। अब दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, यहां पर आपका आ गया डोलोमाइट, CaMgCO3 का होल्टवाइज किसका फॉर्मूला है, डोलोमाइट का आ गया। तो जब डोलोमाइट आता है तो आपको पता है यहां से कैल्शियम भी क्या होता है, 2+, और मैग्नीशियम भी क्या होता है, 2+। अरे भाई यहाँ पे कैल्शियम भी क्या है, 2+ और मैग्नीशियम भी क्या है यहाँ पर 2+, यानी प्लस अगर मैं जोड़ूं तो कितने प्लस हो गए, आप कहोगे कि सर 2 तो कैल्शियम के पास है और 2 मैग्नीशियम के पास है, तो टोटल 4 धनायन हो गए आपके पास, 4+ आपके पास चार्ज हो गया। तो 4+ आएगा तो जाएंगे भी कितने, 4+ जाएंगे। तो यहां पर आप क्या करोगे, बुक में नहीं है, आप यहां पर क्या करोगे, 4H+ लगाओगे, यानी इधर एक H+ और लगाओगे और इधर एक H+ और लगाओगे। ठीक है, इस तरीके से 4H+ लगाओगे। अब होगा क्या, एक कैल्शियम आयन आएगा 2H+ को हटाएगा, एक मैग्नीशियम आयन आएगा, ये भी कितने, 2H+ को हटाएगा। तो टोटल कितने H+ हटे, 4H+ हटे और 4 ही प्लस आके बैठ गए। ठीक है ना, तो यहां देख लो कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ आके जमा हो गया, 4H+ यहां से हटे, और आपको पता है कि H+ आयन OH- को पकड़ के क्या बना देंगे, जल का अणु, और आपके शेष रह जाएंगे CO2। तो CO2 कितने रह जाएंगे, 2, और 2 आपके जल के अणु निकल जाएंगे।
इस तरीके से इन सारी रिएक्शनों में अगर आपने नोटिस किया तो क्या नोटिस किया भाई कि मिट्टी जो आपकी अम्लीय थी, अम्लीय इस वजह से थी क्योंकि वहां पर H+ आयन अधिशोषित थे, तो उन H+ आयनों का प्रतिस्थापन कर दिया और उसकी जगह कौन से आयन आ गए भाई, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, कुल मिलाकर क्षारीय आयन आ गए। तो मिट्टी जो आपकी अम्लीय है वो आपकी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, अब मिट्टी की अम्लता समाप्त हो जाएगी। आ गया समझ में अच्छे से। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि भाई चूना मिलाने से क्या क्या फर्क पड़ेगा मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो ये देखो अगली जो हेडिंग है, चलो भगवान की दया से ये मिसप्रिंट नहीं है भाई, ठीक है ना। अगला देखो क्या लिख रहा है, चूने का मृदा पर प्रभाव, कि चूने का मिट्टी के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखना भाई, पहला, चूने का मृदा में निम्नलिखित भौतिक, रासायनिक व जैविक प्रभाव पड़ता है। तीनों प्रभाव पड़ते हैं, भौतिक प्रभाव भी पड़ेगा, जैविक प्रभाव भी पड़ेगा, रासायनिक प्रभाव भी पड़ेगा। देखना भाई किस तरीके से होगा ये। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट देखना, देखो फर्स्ट, चूना डालने से भारी मिट्टियों की संरचना दानेदार हो जाती है। तो पहली बात क्या होती है कि मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, बढ़िया बुरबुरी दानेदार मिट्टी की संरचना बन जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, चूना मृदा का स्थूल घनत्व, बल्क डेंसिटी को क्या कर देता है, घटा देता है। और बल्क डेंसिटी और आपकी जो रेट है उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। यानी अगर आपकी स्थूल घनत्व अगर आपका बढ़ता है तो अंतः स्पंदन जो क्षमता है, जो इनफिल्ट्रेशन जो कैपेसिटी है, वो भी आपकी कैसी होती है, बढ़ती है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या बोला है, और पानी की अंतः स्रवण की जो दर है, यानी जो आपकी जो रेट है, वो भी आपकी इनफिल्ट्रेशन की जो रेट है वो भी आपकी बढ़ती है। तो कहने का मतलब चूना मिलाने पर आपका जो स्थूल घनत्व है वो बढ़ता है, अंतः स्पंदन क्षमता आपकी बढ़ती है, और दूसरी बात जो आपकी अंतः स्रवण की जो दर है वो भी आपकी बढ़ती है। मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूं, अगर मिट्टी की परत में पानी की मात्रा, नमी की मात्रा अगर बढ़ती है तो ये जो जितने भी कैरेक्टर्स आपको बताया ना मैंने, चाहे स्थूल घनत्व हो चाहे दर हो, ये सारे क्या है, घटते हैं। तो कहने का मतलब अगर इनकी कैपेसिटी बढ़ रही है तो मिट्टी की जो तहों में जो पानी है उसकी मात्रा घट रही है। अब मिट्टी की तहों में पानी की मात्रा घटने से क्या होगा, आपको पता है क्षार घुल घुल के कहां जाते हैं भाई, नीचे जाते हैं। और जब पानी की मात्रा कम है तो क्षार घुलेगा नहीं, और घुलेगा नहीं तो नीचे नहीं पहुंचेगा, और नीचे नहीं पहुंचेगा तो मिट्टी की ऊपरी सतह में बना रहेगा, जिससे आपकी मिट्टी कैसी है, अम्लीय नहीं हो पाएगी। समझ गए बात को। तो स्थूल घनत्व, इन सारी चीजों का यहां पर ये रिलेशन है कि अगर मृदा में पानी की मात्रा, नमी की मात्रा बढ़ती है तो उसका स्थूल घनत्व घटता है, अंतः स्पंदन क्षमता भी घटती है, और अंतः स्रवण की दर भी घटती है। लेकिन चूना क्या कर देता है, इन सभी को बढ़ा देता है। तो इनके बढ़ने का तात्पर्य क्या है कि जो भूमि के अंदर की जो परतें हैं उसमें नमी की मात्रा कम हो रही है, ठीक है, जिससे क्षार ऊपर आएंगे तो वहां पर आपकी अम्लीयता खत्म हो जाएगी। समझ गए बात को। आगे देखो, अगला क्या है, तीसरा पॉइंट, मृदा अपरदन में कमी आती है। भाई मिट्टी की संरचना बढ़िया हो गई, दानेदार संरचना हो गई, तो मिट्टी का जो कटाव है, मृदा अपरदन क्या है, जो आपकी नदियों से जो बाढ़ आती है, आपकी पानी आती है, तो पानी से क्या है, मिट्टी कट जाती है। मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ सतह है उसका हटना, उसका कटना, उसको ही क्या बोलते हैं आप, मृदा अपरदन बोलते हो, ठीक है। तो मृदा अपरदन में कमी आती है क्योंकि मिट्टी की संरचना आपकी बढ़िया दानेदार संरचना आपकी होती है। अगर रेतीली मृदा होगी तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा कटाव किसका होगा, रेतीली मृदा का, यानी अपरदन जो है वो सबसे ज्यादा कहां होगा, रेतीली मृदा में होगा, ठीक है। चौथी बात क्या कोई है कि पौधे की जो वृद्धि है वो बढ़िया होगी। भाई ठीक है, अम्लीय मृदा आपकी घट गई, अम्लीय मृदा में कमी आ गई, और मृदा की जो अम्लता है वो समाप्त हो गई, जो पौधे की वृद्धि है वो अच्छी तरीके से होगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, 5वें नंबर का, मृदा के वायु एवं जल संचार में सुधार होता है, ठीक है। मृदा वातन बढ़िया होता है, जलधारण क्षमता है वो भी कैसी है, बढ़िया हो जाती है, ठीक है। मृदा में H+ आयन की सांद्रता में कमी आती है। चूना क्या करता है भाई, मिट्टी के अंदर H+ आयन की सांद्रता में कमी ले आता है, क्योंकि हमने देखा था कि अभी सारे स्टेप में कि जो क्ले के ऊपर जो H+ आयन है उसको हटा के कौन सा आयन आ जाता है भाई, कैल्शियम आयन आ जाता है, मैग्नीशियम आयन आ जाता है। तो इस तरीके से जो मिट्टी की अम्लता है उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, H+ आयन की सांद्रता को कम कर देता है, ठीक है। आगे देखो, OH- आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। अब आपको पता है चूना मिला रहे हो, चूना कैसा पदार्थ है, एक क्षारीय पदार्थ है, तो कौन से आयन की सांद्रता बढ़ेगी, OH- आयन की सांद्रता बढ़ेगी। तो H+ आयन की सांद्रता तो कम हुई, OH- आयन की सांद्रता बढ़ गई। समझ गए दोनों बातों को। अगला देखो, मृदा के pH मान में वृद्धि होती है। अब जब मिट्टी के क्षारीय गुण बढ़ेंगे तो आपको पता है pH मान में बढ़ोतरी होगी, और अगर अम्लीयता बढ़ रही थी तो pH मान कम होगा, लेकिन अम्लीयता में सुधार हो रहा है मतलब pH मान कैसे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। समझ गए बात को।
आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, ये कौन से आयन थे भाई? जो अम्लीय मृदा में आपके बढ़िया से घुलते थे। यानी अगर मिट्टी अम्लीय होगी तो ये आयन आपके अच्छे से घुल जाते थे, घुलनशील थे। लेकिन अब आपकी मिट्टी अम्लीय नहीं रही तो इन आयनों की घुलनशीलता कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आवश्यकता से अगर ज्यादा मात्रा में घुल जाते हैं तो जहरीला प्रभाव, टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आगे क्या पॉइंट है भाई? FeAl मैग्नीज की विलेयता कम हो जाती है, ठीक है। समझ गए इस बात को? आगे देखो 10वां पॉइंट देखना भाई, अगला कैरेक्टर देखना भाई। पॉइंट नंबर 10वां क्या बोल रहा है? विनिमयशील कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा क्या है? बढ़ जाती है, ठीक है। आपने भी देखा था इनकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। और फास्फोरस और मोलिब्डेनम की जो उपलब्धता है वो भी आपकी बढ़ जाती है। अगला 12वां पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो चूना है वो पोटेशियम को पौधों में पोषण को बढ़ा देता है। यानी अगर चूने की मात्रा आपने डाली है तो पोटेशियम का जो पोषण है वो पौधे अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। पॉइंट को एक बार दोबारा से पढ़ लो, क्या बोल रहा है 12वां पॉइंट? चूना पोटेशियम को पौधे के पोषण में अधिक प्रभावशाली बनाता है। बात आ गई समझ में? अगला देखो, अगला पॉइंट नंबर हो गया आपका कौन सा? 13, ठीक है। 13वां देखना भाई इसको। चूना कार्बनिक पदार्थ का अपघटन शीघ्र कराकर नाइट्रेट की प्राप्ति को बढ़ाता है। कार्बनिक पदार्थों का अपघटन आपका बढ़िया से होता है, क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है तो नाइट्रेट की प्राप्ति भी आपकी अच्छी तरीके से होती है, ठीक है। आगे देखो, अम्लीय मृदाओं में चूना देने से मृदा सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है। और मिट्टी अम्लीय हो गई थी तो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता घट गई थी, लेकिन अब मिट्टी कैसी होने लगी है? उदासीनता की तरफ होने लगी, अम्लीयता में सुधार होने लगा है तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी आपकी बढ़ जाएगी। समझ गए? अब सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाने से क्या होता है? वायुजीवी बैक्टीरिया की कार्यगति बढ़ जाने से क्या होता है? जीवांश पदार्थ का विच्छेदन भी जल्दी होने लगता है। भाई पहले तो सूक्ष्म जीव काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि सूटेबल कंडीशन नहीं थी। अब सूटेबल कंडीशन हो गई तो क्या होगा? उनकी सक्रियता बढ़ गई, जीवांश पदार्थों का जो विच्छेदन है उसकी गति भी कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये सारे प्रोसेस बढ़ रहे हैं तो आपके जो अमीनीकरण है, अमोनीकरण है, नाइट्रीकरण है, ये सारे प्रोसेस भी आपके कैसे होंगे? बढ़ जाएंगे, यानी इनकी गति भी आपकी बढ़ जाएगी। तो पॉइंट नंबर 16 को पढ़ लो। अमीनीकरण, अमोनीकरण, सल्फर ऑक्सीकरण की जो गति है वो भी कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोसेस और थे, उनको भी देख लेते हैं। अगला देखो 17वें पॉइंट में इसकी बात कर दी कि चूना नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा नाइट्रीकरण की गति को भी बढ़ाता है और नाइट्रेट की प्राप्ति को सुलभ करवाता है, शीघ्र करवाता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है? जो चूना है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन जिसको फिक्सेशन या नाइट्रोजन यौगिकीकरण भी आप इसको बोलते हो, और नाइट्रीकरण की गति को भी क्या कर देता है भाई? बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहां देखो आपके चूने को मिलाने से क्या क्या अम्लीय मृदा में सुधार होते हैं वो सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे? अगले लेक्चर में हम बात करेंगे भाई लवण प्रभावित मृदाओं की, ठीक है। अम्लीय मृदाओं की बात कर ली हमने, तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए भाई। टॉपिक टू टॉपिक आपको जो भी पढ़ा रहा हूं, जो बातें इंपोर्टेंट बता रहा हूं उनको नोट करते हुए चलिए। इंपोर्टेंट चीजों को साथ ही मार्कर लेकर आप हाईलाइट करते हुए चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।